नमस्कार। आज हम आर्यों का आगमन तथा विभिन्न युद्ध के बारे में स्टडी करेंगे। विद्वानों का मत है कि आर्य जाति पहले एक स्थान पर बसती थी, बाद में किसी कारण से वह यूरोप और एशिया में फैल गई। विश्वास है कि आर्य लोगों का मूल स्थान उत्तर प्रदेश में कहीं था तथा वैदिक आर्य सप्त सिंधु को अपना मूल देश मानते थे। वेदों में वर्णित पूर्व से पश्चिम की और सभी नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, रावी, चिनाब और झेलम की सहायक नदी सुषमा तथा अर्जकिया या विपाशा है। इनके बीच का क्षेत्र आर्यों का प्रदेश माना जाता है। पुराणों और महाभारतों में भी इन नदियों के उल्लेख के साथ मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। अनेक धारणाएं, कल्पनाएं, वर्णन, रहस्योक्त घटना इस तर्क को बल देते हैं कि आर्यों का विस्तार यूरोप एशिया में हुआ। उनकी प्रारंभिक रंगभूमि, कर्म भूमि और आधिपत्य के ये क्षेत्र यही भूभाग रहे हैं। आर्य जाति की एक शाखा पामीर पर्वत को लांघकर कश्मीर घाटी की ओर मुड़ी और हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं होती हुई नेपाल तक फैल गई। आर्य आक्रांता के रूप में भारत नहीं आए। वे यहाँ पशुधन, गृहस्थी का सामान तथा देवताओं को साथ लेकर आए। पहले से विद्यमान सिंधु घाटी के लोगों से आर्यों का मुकाबला हुआ। सिंधु घाटी को अपने नियंत्रण में करने के लिए उन्हें लगभग 400 वर्ष लग गए होंगे। पंजाब के क्षेत्र पर नियंत्रण में करने के लिए उन्हें लगभग 400 वर्ष लग गए होंगे। पंजाब के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के बाद इन्हें शिवालिक की पहाड़ियों तथा हिमाचल की निचली घाटियों के आंतरिक भागों में बढ़ने पर इनका सामना कोल, किन्नर और नाग लोगों से हुआ। इसमें हमने पढ़ा कि जो आर्य जाति थी वह पहले एक ही स्थान पर रहती थी, बाद में वह यूरोप और एशिया में फैल गए। आर्यों का जो मूल स्थान है वह उत्तर प्रदेश माना जाता था। वैदिक आर्य जो है वो सप्त सिंधु को अपना मूल स्थान मानते थे। और जो वेदों में वर्णित है वह है पूर्व से पश्चिम की ओर सभी नदियाँ, ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज का संस्कृत नाम है शतुद्र, रावी नदी का है पुरुषानी, चिनाब का है अस्कनी और व्यास का है विपाशा आदि नदियों पर इनका बसेरा था। और जो आर्य है वह भारत में क्रांति के रूप में नहीं आए थे। वे यहाँ पशुधन और गृहस्थी और देवताओं का सामान लेकर आए थे। पर इन्होंने पहले से जो सिंधु घाटी में लोग बस रहे थे इनसे इन्होंने क्या किया, मुकाबला किया। और ये युद्ध है ये 400 वर्ष तक चला। फिर इसके बाद इन्होंने पंजाब के क्षेत्रों पर नियंत्रण किया और ये शिवालिक पहाड़ियों तथा हिमाचल की निचली घाटियों के आंतरिक भागों में बढ़ने लगे और वहां जाकर इनका सामना कोल, किन्नर और नाग लोगों से हुआ। दस्यु से युद्ध। आर्य अपने प्रतिद्वंदियों को दास, दस्यु तथा यक्ष कहते थे। इनके प्रमुख शत्रु पर्वतवासी दास थे। पर्वतीय दास किन्नर, किरात और नाग थे। इनका मुखिया शंबर था जो हिमाचल की पहाड़ियों में बने 100 दुर्ग में रहता था। शंबर का राज्य हिमाचल की पहाड़ियों में रावी नदी से पूर्व की ओर गढ़वाल तक विद्यमान था। उसके समकालीन सहयोगी पर्वतीय राजा चुमुरी, धनी, शूषण, अशुष और पिप थे। इसमें हमने पढ़ा कि जो आर्य है वो अपने प्रतिद्वंदियों को दास, दस्यु और यक्ष कहते थे। और जो इनका प्रमुख शत्रु था वो था पर्वतवासी दास। और पर्वत दास कौन थे? किन्नर, किरात और नाग। और जो इनका मुखिया था वो था संबर, जो हिमाचल की पहाड़ियों में बने 100 दुर्ग में रहता था। संबर का राज्य जो था वो रावी नदी से लेकर गढ़वाल तक था। और जो इसके समकालीन थे वो थे पर्वतीय राजा धनी, शूषण इत्यादि। दिवोदास और शंबर का युद्ध। दिवोदास शंबर का एक शक्तिशाली समकालीन राजा था। इन दोनों में परस्पर युद्ध छिड़ा रहता था। दिवोदास भरत कुल का शासक था। उसके अधीन मैदानी भाग में पुरुषनी और सुतद्रु
बिपाशा के नदियों के बीच वाले भूभाग का क्षेत्र था। संबर की बढ़ती शक्ति, क्षेत्र विशाल, समर्थन तथा यश को देखकर दिवोदास कहाँ चुप रहने वाला था। संबर और दिवोदास में अंतः युद्ध छिड़ गया। 40 वर्षों तक चला यह युद्ध हिमाचल की पहाड़ियों में 40 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में दिवोदास ने 20 संबर को परास्त किया और आर्यों लोगों ने धन संपन्न पर्वत में प्रवेश किया। संबर के सहयोगी पहाड़ी राजाओं की भी पराजय हुई। इसमें हमने पढ़ा कि जो दिवोदास जो था वो संबर का समकालीन शक्तिशाली राजा था। इनमें आपस में हमेशा ही युद्ध छिड़ा रहता था। दिवोदास जो था वो भरत कुल का था, ठीक है। और संभर और दिवोदास के बीच में लास्ट जो युद्ध छिड़ा वह 40 वर्षों तक चलता रहा, जिसमें दिवोदास ने संबर को परास्त किया मतलब हरा दिया, ठीक है। दुर्गम क्षेत्रों की ओर पलायन। कुशल सैन्य संगठन से आर्यों का विजय अभियान जारी रहा। इन्होंने किन्नर और नागों को हिमाचल की निचली घाटियों से खदेड़ दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने के लिए मजबूर किया। हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों की ओर से आए उन्हीं के खस भाइयों ने इन्हें दुर्गम पहाड़ियों की ओर भगा दिया। जो वहां बस गए उन्हें या तो अपने में विलीन कर लिया या फिर दास बना दिया। आर्य संबर और उनके साथियों को हराने के बाद घाटियों में भीतर की ओर नहीं बढ़े। उन्होंने अपना विजय अभियान सतलुज को पार करके सरस्वती और यमुना नदियों की ओर मोड़ दिया। इसमें हमने पढ़ा कि जो आर्य की जो सेना थी वह कुशल सेना थी, जिसकी वजह से उनकी हमेशा युद्ध में विजय होती रही। इन्होंने आर्यों ने क्या किया, कोल, किन्नर और नागों को निचली घाटियों में खदेड़ दिया, जिसके कारण उन्हें दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाना पड़ा। जो आर्य थे उन्होंने जो लोग वहां बस गए उनको या तो अपने में मिला लिया या उनको फिर अपना दास बना दिया। जो आर्य थे उन्होंने अपना जो विजय अभियान था वो सतलुज को पार करके सरस्वती और यमुना नदियों की ओर मोड़ दिया। धन्यवाद। अब हम इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।